हम डिस्कस कर रहे थे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को। सबसे पहले तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया, फिर उसके ऑब्जेक्टिव देखे प्रोजेक्ट के, फिर हमने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप्स देखी। मेन दो टाइप्स थी, एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हर चीज़ जो है ना, जितनी भी उसकी कंपोनेंट्स है वो सारे खुद बनाते हैं, मतलब कि वो सारे हमारे अपने होते हैं। और जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपको कोई कंपनी जो है ना वो आउटसोर्स करती है, मतलब कि कोई भी दूसरी कंपनी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। फिर हमने उनके जो दो टाइप्स थी, ट्रेडिशनल और क्लाउड, उनके फिर मज़ीद उनको जो है ना वो हमने देखा कि उनके आगे टाइप्स क्या हैं। ऑन साइट देखा, ऑन साइट में जो जितना भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ जो है ना वो हम खुद अपनी बनाते हैं, जिस तरह के यूओजी ने भी अपनी बनाई हुई है। अगर खुदा न खास्ता कोई क्लाउड को कुछ हो जाता है तो उनका अपना मौजूद है सिस्टम, वो बंद नहीं होने लगा, वो अपना चला लेंगे। और होस्टेड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सर्विसेज जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, मतलब कि आपने वेबसाइट चलानी है तो उसके लिए खुद अपने सर्वर बनाने से बेहतर है आप कोई बना हुआ सर्वर ले लें, उसकी सर्विस ले लें। अपना बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको महंगा पड़ेगा, अगर किसी और का लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। इसलिए कुछ फैसले होते हैं उन्होंने, जिस तरह वेबसाइट हो गया, ईमेल हो गया, ये सारी सर्विसेज उन्होंने बाहर से परचेज की हुई हैं। और जो क्रिटिकल डेटा है, सेंसिटिव डेटा, जिस तरह स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया, टीचर की इंफॉर्मेशन है, सैलरीज की इंफॉर्मेशन है, लाइब्रेरी के बुक्स की इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी उन्होंने अपने पास रखी हुई है। और फिर तीसरी हमने देखी थी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, के मतलब क्या पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है वो सर्विस के तौर पे खरीद लेते हैं, मतलब कि आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ही सारा कुछ आपका करेगी। जाहिर सी बात है एज अ सर्विस का मतलब यही है कि सर्विस के तौर पे आप वो चीज़ ले रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका अपना है, ठीक है, मगर आप उसको चलाने के लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म जो है ना वो आपको अपना जी मैं ये कह रहा था कि जी मैं कह रहा था कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका अपना है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए ना वो आप सर्विस के तौर पे बाहर से लेते हो। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है कि आपके पास प्लेटफॉर्म भी अपना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना है, मगर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो आप बाहर से ले लेते हो। फॉर एग्जांपल जो जीमेल है, ठीक है, वो एक गूगल का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो यूओजी वालों ने उनसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लिया हुआ है। मतलब कि अपनी बनाने से बेहतर है कि वो बंदा बनी बनाई ले ले। जीमेल ज़रा अच्छी सर्विस है, 24/7 अवेलेबल है, कोई मसला आ नहीं सकता, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए वो सारे प्रेफर करते हैं कि हम अपनी बनाने के बजाय जीमेल की ही ले लें सर्विस। फिर पब्लिक क्लाउड था। पब्लिक क्लाउड में मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी आपका डेटा है, ठीक है, वो पब्लिकली अवेलेबल है। जिस तरह आपकी वेबसाइट हो गई, ठीक है, जिस तरह आपका जो है ना वो एडमिशन का इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आप पब्लिक को देना चाहते हैं, तो वो आप उसके लिए फिर पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करते हो ताकि सारे उसको असेस कर सकें, ठीक है। जिस तरह वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो पब्लिक क्लाउड में आती हैं। प्राइवेट क्लाउड में ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आप किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते। जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टीचर्स की इन्फॉर्मेशन है, उनकी सैलरीज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जितनी भी यूनिवर्सिटी की आएगी वो सारी प्राइवेट क्लाउड की। और हाइब्रिड क्लाउड में ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, और यूओजी जो है वो हाइब्रिड क्लाउड ही इस्तेमाल करती है, उनका प्राइवेट डेटा भी है और पब्लिक डेटा भी है। तो ये मैंने आपको रिपीट कर दिया है, ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारा समझाया भी था, दोबारा रिपीट किया था कि आपका जो है, क्योंकि अगला जो है ना वो समझने से पहले आपको पिछला आना चाहिए।
अच्छा, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सेलेक्ट किया था वो दोनों सेलेक्ट किए थे कि ऑन साइट का मतलब है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तो हमारे पास मौजूद हो, अगर क्लाउड फेल हो तो ऑन साइट वाला चले, अगर ऑन साइट फेल हो जाए तो क्लाउड वाला चलता रहे, क्योंकि ज़रा सा भी एक दिन भी अगर सिस्टम बंद हो यूनिवर्सिटी का तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। एक दिन भी बंद हो तो, छोटी कंपनी हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर बड़ी कंपनी हो जिसके अंदर कह लें कि 20-25 हज़ार बंदे हैं, ठीक है, उनको अगर एक दिन भी ना सर्विस मिली तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए उनको ज़रा उसके लिए फिर हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लेना पड़ता है। छोटी कंपनी होगी तो वो छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेगी, बड़ी कंपनी होगी तो वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही यूज़ करेगी। तो उसके बाद ये डायग्राम्स थी, ये डायग्राम्स को यूओजी के कंटेक्स्ट से मैंने बनाया हुआ है। ये सारे फैकल्टीज़ डिपार्टमेंट हैं, ये लाइब्रेरी है, ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, ये ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, ये एडमिन का डिपार्टमेंट है। तो इन सब का अपना अपना जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब की अपनी अपनी लैब्स हैं, इन सब का अपना अपना जो है ना वो सारा काम है। तो ये मिल के एक जो है ना वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। चलो PTCL का नेट कर लें, ठीक है, वो फिर नेट एक राउटर से कनेक्ट होता है जो फिर जितने भी ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है ना, जितनी भी फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर, ठीक है, वो एक पहले डिपार्टमेंट के पास नेट आता है, फिर वो डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड करता है सारे डिपार्टमेंट्स को। फॉर एग्जांपल ये डायरेक्टर IT सर्विसेज के पास मेन इंटरनेट की केबल है, ठीक है, वो फिर डिवाइड करेगी फैकल्टीज़ को, लाइब्रेरीज़ को, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट को, एडमिन को, इन सब को वो डिवाइड करेगा। अब जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा केबल तो है नहीं कि वो सब को डिवाइड करते रहे। अब हर बंदा अपना अपना अगर नेट लगवाना शुरू कर दे तो ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा। आप खुद अंदाज़ा करें कि पूरे मोहल्ले में हर बंदे ने लगाया होता है ना नेट, ठीक है, अगर एक ही नेट लगवा लें और पूरे मोहल्ले में बांट दें तो वो सस्ता पड़ेगा, मगर हमारे यहाँ तो इस तरह होता नहीं है, तो हर बंदा अपना अपना ही लगवाता है। तो ये इस डायग्राम का थोड़ा सा आपको मैंने तफसील जो है वो बताई है। फिर उसके बाद है ये क्लाउड की डायग्राम, ठीक है, मतलब कि इसके लिए ये आप टैब से इसको चलाएं या मोबाइल से चलाएं या डेस्कटॉप से चलाएं, तो ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को आपने असेस करना है। इसको असेस करने के बाद जितनी भी टूल्स आपने यूज़ करनी है इसके अंदर ही वो सारा ये जो मतलब कि पूरे का पूरा जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल वेबसाइट पे जाना है और सारा काम अपना कर लेना है, ठीक है। वो सर्वर उनकी जिम्मेदारी है उसको चलाना, बाकी जितना भी मैनेजमेंट है वो उनका सरदर्द है क्लाउड वालों का, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी सर्विस जो उन्होंने दी हुई है वो आपने यूज़ कर लेनी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपको वॉइस मैसेज में भी बताई थी, मगर दोबारा बता दो, ये आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि ये मैंने पूछना है। चलो ऊपर वाली तो चीज़ें मैंने पूछी हुई है ना, ये भी ज़ाहिर सी बात है आप बताएंगे तो फिर ही आपको आएगा। ये एक क्वेश्चन था जो टीचर ने पूछा हुआ था कि कौन से फैक्टर हैं जिनको हम अपने जहन में रखते हैं, जब तक वो ये सारे फैक्टर फुलफिल ना हो तब तक आप IT इंफ्रास्ट्रक्चर को चूज़ नहीं करते। आप चाहते हो नहीं यार ये रिस्क जो है ना, ये जो हमारा रिस्क आ रहा है इसको आप मिनिमाइज करो, मतलब कि ये क्रैश हो ही ना, ठीक है, ये एक फैक्टर है। आप जाहिर सी बात है आप तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर लोगे ना जो क्रैश होता ही नहीं है, जिसका मसला आता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, ये तो सीधी सी बात है। उसके बाद ऑनरशिप है, मतलब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वो कोई बंदा दे रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा ना हो कि वो सारी ऑनरशिप अपने पास रखे, भाई वो फिर बाद में जो मर्जी करता रहे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो बंद कर दे चला दे, जब मर्जी बंद कर दे जब मर्जी चला दे, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है एक पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपनी मर्जियां एक बंदे के ऊपर आप छोड़ देंगे तो फिर तो सिस्टम आपका चलने से रहा, ठीक है। तो इसलिए ऑनरशिप आप अपने पास रखते हो, आप स्पेशल आप बताते हो कि भाई आपकी सर्विस हम ले रहे हैं, अपना सारा डेटा नहीं आपको दे रहे, तो इसलिए जो उसकी ऑनरशिप है ना वो हमारे पास ही रहेगी। बाकी जो मैनेजेबिलिटी है वो भी आपने उनके हवाले नहीं करनी, आप उनको बताओगे कि भाई सर्विस हमें दे दो, बाकी मैनेज करने वाले जो बंदे हैं ना वो हमारे अपने होंगे। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट से ये फैक्टर्स हैं जो मद्देनज़र रखे जाते हैं। उसके बाद फीचर्स हैं, तो ये भी आपने देखने होते हैं कि वो जो कंपनी जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले रहे हो वो कौन कौन से फीचर दे रही है, क्या वो फीचर सारे अवेलेबल है या जो आपको चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें भी आपने अपने जहन में रखनी है। ये 4 चीज़ें अगर पूरी हो, आप सेटिस्फाई हो जाएं, तो फिर ही आपने उस IT इंफ्रास्ट्रक्चर को
चूज करना है। तो उसके बाद है जी, ऑल्थो दिस डिसीजन विल डायरेक्टली इम्पैक्ट हाउ योर आईटी डिपार्टमेंट फंक्शंस, चूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ऑलवेज सोनली ऑन आईटी डिसीजन, इट्स अबाउट योर बिजनेस एज अ होल एंड व्हाट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपनी एफिशिएंसी। मतलब कि आपने ये देखना है कि हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा कि यार ये महंगा ले लिया, सस्ता ले लिया, वो अगर काम ना हुआ तो वो फिर आपका जो है ना वो सख्ती आ जाएगी। आपने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चूज करके देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो उनका काम एफिशिएंसी से होता रहे, ठीक है। तो ये जो 4 फैक्टर हैं जो आपने मद्देनजर रखने हैं कोई सा भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चूज करने से पहले। तो अब ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे ज़रा बताएं, ये जो फजीलत मिर्ज़ा है, ये बताए कि ये फैक्टर्स का क्या मतलब है, ये रिस्क, ऑनरशिप, मैनेजेबिलिटी और फीचर। रिस्क है ना, वही हमें इतना समझ नहीं आया, ये दोबारा सारे चारों रिपीट कर देंगे आप? भाई ये तो ठीक है, अपना माइक ज़रा ऑफ करें। अच्छा, बाकी जवेरिया बताए क्या समझ आई है उसको इन 4 फैक्टर्स की। हेलो भाई, बोला करो जल्दी, और भी बंदे ने काम करने होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया या कोई? आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ रही। हाँ, रिस्क में ये होता है कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा नेट नहीं ना सही चल रहा है इसलिए। अच्छा बताएं। रिस्क में हम ये करते हैं कि हमारे पास किसी भी किस्म का रिस्क नहीं होना चाहिए, जो सिस्टम है वो हमारे पास सही होना चाहिए, कि हम कोई रिस्क ना लें कि वो सिस्टम हमारे पास क्रैश ना हो जाए। अच्छा, और ऑनरशिप में हम ये करते हैं कि ऑनरशिप हम अपने पास रखते हैं, दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते। अच्छा। और मैनेजेबिलिटी में भी हम ये करते हैं कि अपने मैनेजमेंट से बोलते हैं कि हमें अपना जो भी हमने सर्विस ली हुई है वो हमें दे दें, लेकिन उसे मैनेज हम खुद करेंगे। अच्छा। और फीचर्स में हम ये करते हैं कि फीचर्स हम ये देखते हैं कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो फीचर वो प्रोवाइड कर भी रही है कि नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। अच्छा, बाकी जो शाजिया है ये बताए अब क्या मतलब है इन 4 फीचर्स का। जी बताएं जल्दी से, जो भी समझ आया बता दें बस। अभी वो जवेरिया ने भी रिपीट किया, अब तो आपको आना चाहिए। भाई मैं अभी फजीलत के साथ ही हूँ। फजीलत के साथ ही हैं तो बताएं ना, अभी जवेरिया ने बताया नहीं आपको? थोड़ी थोड़ी समझ आई है ना, जो थोड़ा थोड़ा ही बता दें, ज्यादा से ज्यादा ना बताएं आप। रिस्क में ये है कि जो काम हम कर रहे हैं ना उसमें कोई रिस्क ना हो। कौन कोई रिस्क है तो उसको रिमूव करके तो फिर वो काम करें। कौन सा रिस्क? कोई सा भी हो जो हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें अगर कोई रिस्क है तो। कौन सा है ये कोई रिस्क का ना, अभी वो जवेरिया ने बताया है कौन सा रिस्क? नहीं पता। वो वाला रिस्क के अगर सिस्टम ही फेल हो रहा है बार बार, मतलब कि आप सिस्टम खरीदते हो 2 दिन बाद चलता बंद हो जाता है, वो फिर चलता है फिर बंद हो जाता है, तो ये रिस्क में ही आएगा ये चीज। आगे। और ऑनरशिप ये है कि किसी दूसरे को ही सारा ऑनरशिप नहीं देनी चाहिए, वो हमें अपने पास खुद रखनी चाहिए। अच्छा। और ऑनरशिप का मुझे ये भी नहीं पता ये क्या होता है कि अपने पास ही रखनी चाहिए क्या? जाहिर सी बात है, एक सॉफ्टवेयर है तो उसके आप ऑनर हो तो आप जो मर्जी उसमें चेंज करो, जिस तरह मर्जी आप उसको चलाओ, वो आपकी मर्जी है। अगर आप किसी चीज़ के ऑनर नहीं हो ना तो वो फिर कोई दूसरा आपके सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, वो फिर अपनी मर्जी से कंट्रोल करता है आपको, आप फिर उसको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। तो इसलिए वो ये फैक्टर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसिडर किया जाता है कि आपने ऑनरशिप उसको नहीं ट्रांसफ़र करनी, आपने सिर्फ कहना है कि हमें सर्विस दे दो
बाकी चला हम खुद लेंगे। आगे मैनेजेबिलिटी, इसका नहीं मुझे पता। ये जाहिर सी बात है, मैनेजेबिलिटी में यही आएगा ना कि आपने जितना भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा है किसी से, उसको मैनेज आपने खुद करना है, उनसे मैनेज नहीं करवाना। ये वो चीज है। ये फिर दोनों सेम सेम ही हुए। सेम कैसे हुए? ऑनरशिप का मतलब है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, और मैनेजेबिलिटी का मतलब है कि उसको मैनेज भी आप खुद कर रहे हो। आगे फीचर्स में ये है कि जो हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई भी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे जो हमें रिक्वायर्ड चीजें हों वो उसमें है या नहीं है, अगर हों तो फिर ही वो काम करेंगे हम। ठीक हो गया, ओके है। अच्छा, अब उसके आगे है जी उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं आईटी। जी जी, एक मिनट आप ना इसको शार्ट थोड़ा सा करके एक दफा दोबारा ना एक्सप्लेन कर दीजिए। वो आप दोबारा सुन लेना वीडियो, मैंने उससे जो है वो किया हुआ एक्सप्लेन। मैं ये करूंगा ना, अपलोड देख लेना दोबारा से। चलो सही है। अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स हैं, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप्स तो हमने देख ली, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के फीचर्स फैक्टर्स भी हम देख लिए, कौन कौन से फुलफिल हमने करने हैं। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डायग्राम भी हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में होता क्या है। समझ आई? मतलब क्या हम देखेंगे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमें समझ आ गया ए टू जेड। अब हम देखेंगे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें मौजूद होती हैं, और वो सारी चीजें मिल के एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ये 7 उसके कंपोनेंट्स हैं टोटल। और ये कंपोनेंट्स जब मिलते हैं तो आपका पूरे का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो बारी बारी मैं आपको कंपोनेंट्स का समझाऊंगा, ये आपने अच्छे से देखना है। ये हर बंदे से मैंने पूछना है, हर बंदे से, तो इसलिए वो ध्यान से सुने। ये नहीं कहना कि जब मैं पूछूंगा तो जी मुझे समझ नहीं आई, ये अब मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे अब आपने बताना है। ठीक है, जब मैं बता रहा होता हूँ उसी टाइम में पूछ लिया करें ना कि इसकी समझ नहीं आई, दोबारा बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीधी सीधी बात है कि इंटरनेट चाहिए, तो वो आप पीटीसीएल का इंटरनेट ले लेते हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर तो पीटीसीएल ही चलता है। तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म का मतलब है कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। दूसरे नंबर पे आ जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। जाहिर सी बात है, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके लिए सर्वर चाहिए, उसके लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए राउटर चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो मॉडेम चाहिए। वो सारी चीज़ें मिल के कंप्यूटर हार्डवेयर बनाती हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। अच्छा, ये तो हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग हार्डवेयर। ऑपरेटिंग हार्डवेयर का मतलब क्या है कि जिस फॉर एग्जांपल वो पावर सप्लाई हो गया, ठीक है, एक सर्वर हो गया, जो मतलब कि हार्डवेयर को चलाएगा। समझ आई? मतलब कि हार्डवेयर को, अब सर्वर है ना, सर्वर बाकी हार्डवेयर को चलाएगा। अब राउटर है ना, वो बाकी सारी जो कंप्यूटर्स हैं उनको नेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब नेट है तो वो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में जो है वो मिलाएगा, तो उसको हम ऑपरेटिंग हार्डवेयर कहेंगे। राउटर हो गया, सर्वर हो गया, ये क्या है? ऑपरेटिंग हार्डवेयर। और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो क्या है? डेस्कटॉप पीसी हो गए। ठीक है, ये जितने भी उसके हार्डवेयर हैं, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद है एंटरप्राइज हार्डवेयर। अब एंटरप्राइज हार्डवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग हार्डवेयर मिल के बनाते हैं। ठीक है, एंटरप्राइज का मतलब यह है कि जो बड़े लेवल के ऊपर जो है ना हार्डवेयर को चलाते हैं। अब जिस तरह एक लैब है, कंप्यूटर की लैब है, उसके अंदर 30 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। उन कंप्यूटर जो 30 कंप्यूटर है उनको चलाने के लिए भी एक सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो बाकी सारे कंप्यूटर्स को चला रहा होता है, तो उसको आप एंटरप्राइज हार्डवेयर कह सकते हो। फिर उसके बाद है नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन। अब जाहिर सी बात है, जितनी भी लैब्स हैं, एक डिपार्टमेंट की लैब है, दूसरे डिपार्टमेंट की लैब है, उनको आपस में कनेक्ट कराने के लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत है। जो मेन डिपार्टमेंट है वो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बाकी डिपार्टमेंट है उनसे कनेक्ट है। ठीक है, तो ये इसके लिए फिर नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है। जो केबल्स का आपको मैंने दिखाया ना डायग्राम में, ये जो येलो और ब्लू केबल है, ये नेटवर्किंग हो रही है आपस के इनके दरमियान। और नेटवर्किंग के लिए जो राउटर है ना, ये एंटरप्राइज हार्डवेयर में आएगा।
और ये जो नीचे पड़े हुए हैं ना सर्वर और कंप्यूटर, ये फिर आएंगे ऑपरेटिंग हार्डवेयर। समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे कंसल्टेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेटर्स। अब ये जितने भी चलाने के लिए जो बंदे बैठे हुए हैं, जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, अब जिस तरह डायरेक्टरेट आईटी सर्विस है यूओजी का, जाहिद रजा साहब उसके हेड हैं, तो उनके नीचे भी कुछ बंदे मौजूद हैं, कुछ 7-8 बंदे उस टोटल डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, जिनकी ड्यूटी ही सिर्फ ये है कि वो जितना भी पूरे यूनिवर्सिटी का जो आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है ना वो मैनेज करें और चलाएं। जैसे कोई मसला आता है तो फौरन उसको सॉल्व करें। तो ये वो बंदे आ जाएंगे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन भी हम कहते हैं। तो जो लास्ट कंपोनेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज। मतलब कि जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी डेटा है, स्टूडेंट का रिजल्ट है, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, फिर एम्प्लॉयज सैलरीज हैं, फिर लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्ट की इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मौजूद होती है यूनिवर्सिटी की, वो सारी की सारी डेटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज, ये अलग से कंपोनेंट है जो डेटा बेसिस के अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। एक कॉपी डिपार्टमेंट के पास होती है, एक कॉपी उन्होंने क्लाउड के ऊपर सेव की होती है, एक कॉपी उन्होंने मुख्तलिफ हार्ड डिस्क में रखी होती है, ताकि कोई भी हादसे की वजह से वो उसको जो है ना दोबारा रिस्टोर कर सकें। फॉर एग्जांपल क्लाउड वाला ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वो जो उनके अपने सर्वर है वो चला लें। अगर सर्वर ही चलो दोनों जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके पास और भी कॉपीज़ पड़ी होती हैं जो फिर उनको रिस्टोर करने में मदद देती हैं। तो ये टोटल 7 कंपोनेंट हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये मैंने सारी डिटेल जो है वो आपको मैंने बता दी है। तो अब इसको जो है ना वो मज़ीद डिटेल से हम डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर जो है वो होता क्या है। सबसे पहले है कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हार्डवेयर के अंदर जो पीसीज है वो आएंगे, सर्वर्स है, हार्ड ड्राइव है, नेटवर्क कनेक्शन, स्टोरेज डिवाइसेस, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर रेफर्स टू एनी कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट कैन बी टच्ड। जाहिर सी बात है आप उनको जो है वो छू सकते हो। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वर है, हार्ड ड्राइव है, ये सारे के सारे आप उनको हाथ लगा सकते हो। सॉफ्टवेयर है उसको आप छू नहीं सकते क्योंकि वो हार्डवेयर के अंदर होता है। तो सर्वर, हार्ड ड्राइव्स, नेटवर्क कनेक्शन, स्टोरेज डिवाइसेस, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, ये सारे के सारे हार्डवेयर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। तो ये आप इसको आप पढ़ लेना, ये बिल्कुल इजी है। फिर उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जितने भी कंप्यूटर हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर होगा तो ही वो चलेंगे। तो इसको देख लेते हैं कि ये इसके अंदर इसने क्या लिखा हुआ है। द सॉफ्टवेयर एनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म वाइटल टास्क एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सीमलेस ऑपरेशन ऑफ योर organization. Appropriate software may also serve as an inspiration for new ways of doing things. Given the crucial nature of software as a corporate asset, you should exercise caution in selecting it to ensure that it fulfill your organization's need. तो ये आपने सिंपल यही समझ लें कि जो हार्डवेयर है ना ऊपर, जो ये सर्वर और हार्ड ड्राइव और नेटवर्क कनेक्शन और स्टोरेज डिवाइसेस, लैपटॉप, प्रिंटर, इनको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। और उसके बाद नेटवर्क है जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। तो नेटवर्क क्या करता है, आपके जितने भी हार्डवेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका आपस में कनेक्शन करवाता है, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। फिर डेटा सेंटर एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि जितना भी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है वो एक डेटा सेंटर के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, ताकि आपका जितना भी डेटा है वो सेव रहे। अगर वो क्लाउड के ऊपर किसी वजह से डिलीट हो जाता है, या कोई लाइब्रेरी में कोई आग लग जाती है, या किसी भी वजह से ऑन साइट का डेटा रिमूव हो जाता है, तो आपके पास मुख्तलिफ कापीज होनी चाहिए जिसको आप जो है ना ईजिली उसको रीस्टोर कर सको। ये रिमोट एंड वर्चुअल एसेट्स का मतलब ये है कि जितने भी क्लाउड सर्विस है, ठीक है, क्लाउड सर्विस का मतलब है कि जिस तरह गूगल ड्राइव, आपको पता होगा गूगल ड्राइव का पता है, किसी को पता है गूगल ड्राइव का? भाई बोल दो। गूगल ड्राइव एक क्लाउड सर्विस है। जब भी आप
जीमेल का अकाउंट बनाते हो ना अपना, तो उसके साथ एक ये आपको गूगल वाले ना एक गूगल ड्राइव, ये इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप 15 GB का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। मतलब कि आपके पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, मूवीज हैं, जो भी आप सेव करना चाहते हो वो आप 15 GB का स्टोरेज ये फ्री देते हैं आपको। तो ये सारे का सारा डेटा, अब ये मेरा जितना भी डेटा है ये सारा, ठीक है, ये इस क्लाउड के अंदर सेव है। अब जिधर मर्जी मैं ये डेटा किसी भी कंप्यूटर में हर जगह जो है ना इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। समझ आई? जी। ठीक है, तो ये वर्चुअल स्टोरेज है, मतलब कि आपके अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं है, मुख्तलिफ जो क्लाउड स्टोरेज है ना उसके अंदर आपने डेटा स्टोर किया। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है, चलता ही नहीं है, तो मैं किसी और लैपटॉप से अपना क्लाउड से वो डेटा रिस्टोर कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चॉइस है। ज़ाहिर सी बात है जितने भी बंदे ये आए हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, उन सब का गूगल का अकाउंट होगा, तो उसके अंदर ही गूगल ड्राइव होता है जिसके अंदर आप 15 GB का डेटा जो है वो फ्री स्टोर कर सकते हैं। और जिस मर्जी लैपटॉप में आप अपना अकाउंट लगाएंगे गूगल का तो वो डेटा आपको शो हो जाएगा सारा। तो उसके बाद वायरलेस और हार्डवायर्ड इंटरनेट एक्सेस का मतलब ये है कि जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनको आपस में आपने कनेक्ट करना है तो ही उनको इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी। अब जाहिर सी बात है वाईफाई की इतनी रेंज तो है नहीं कि आप जो है ना वो वाईफाई से कनेक्ट कर लो, तो इसलिए वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं होते, वो केबल से कनेक्ट होते हैं कि वो डायरेक्टर IT सर्विस का केबल जा रही होगी बाकी सारे डिपार्टमेंट को। तो इसलिए वो कह रहा है कि वायरलेस तो ठीक है, मतलब कि एक जो डिपार्टमेंट है उसको केबल किसी के थ्रू नेट आ रहा है, हाँ वो आगे जो है ना वो वाईफाई से बेशक वो स्टूडेंट्स को करता रहे। यूनिवर्सिटी का नेट कभी आपने यूज किया UOG के अंदर? ठीक है, तो वो वायरलेस इंटरनेट है, मतलब कि हर डिपार्टमेंट ने वायरलेस की भी एक्सेस आपको दी हुई है, वो आप वायरलेस से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, मगर जो डिपार्टमेंट को नेट मिल रहा है ना पीछे से वो केबल के थ्रू ही आ रहा है। समझ आई? जी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन और कंसल्टिंग सर्विस का मतलब है कि जो भी पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको चलाने के लिए जो बंदे होते हैं वो सिस्टम इंटीग्रेशन और कंसल्टिंग सर्विस में वो चीज आती है। तो ये कंक्लूजन में मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दिया है, तो पहले वो मैं क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिजनेस गोल्स क्या हैं। जाहिर सी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर UOG एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती ही होती है। वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैनेज नहीं कर सकता। ठीक है यार, एक बंदे का स्कूल है, कोई उसके पास कोई 100-200 स्टूडेंट आता है, तो वो 100-200 स्टूडेंट को तो मैनुअली मैनेज किया जा सकता है, इतनी कोई बड़ी जो है ना उसका सर दर्द नहीं है। मगर जब स्टूडेंट की तादाद हो 20,000, स्टूडेंट की तादाद हो 25-30,000, तो फिर आपको एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। तो इसलिए फिर ये मैंने बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको चलाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो वो मैंने गोल सारे बता दिए हैं। फिर ये मैंने उसको बताया कि UOG को क्यों ज़रूरत है IT इंफ्रास्ट्रक्चर की। ज़ाहिर सी बात है 15,000 स्टूडेंट हैं, तो ये मैंने 1.5 लाख नहीं लिख दिया हुआ, ये 15,000 करो आप, ये 15,000 स्टूडेंट हैं UOG के, 8 फैकल्टीज हैं, 20+ डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन सब को मैनेज करने के लिए एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है रिजल्ट्स है, फिर वेबसाइट्स है, एडमिशन इतने ज़्यादा आते हैं, उनको किस तरह मैनेज किया जाए। आप तो देखते होगे ना कि 120 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, मगर 120 स्टूडेंट होते नहीं हैं, वो लाखों की तादाद में स्टूडेंट होते हैं जो अब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, मगर एडमिशन सिर्फ 120 का होता है, तो फिर वो सारा मैनेज करना, तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है आप वेबसाइट में अप्लाई करते हो, ऑनलाइन मैनुअली करना होता, तो वो तो बहुत सरदर्द था, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। समझ आ गई? बिजनेस गोल का क्या बोला है, दोनों सेम नहीं होंगे? नहीं, बिजनेस गोल का तो ये मैंने कहा है ना कि आप जो एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
उसको उन्होंने स्टूडेंट को करना है अकोमोडेट। ठीक है, एक तरीका है मैनुअल, एक तरीका है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। तो मैंने ये बताया कि हमारी जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको स्मूथ और बेटर करने के लिए जितना भी उसका प्रोसेस है उसके लिए हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और फिर नीचे ये बताया कि उसकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है कि उसके स्टूडेंट ज़्यादा हैं। जो बिजनेस गोल है वो ये है कि उसके प्रोसेस को स्मूथ और बेटर जो है ना वो चलाना है हमने, ये बिजनेस गोल है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों है, वो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं। समझ आई? अच्छा, उसके नीचे है कि हाउ कैन वी स्केल बिजनेस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपने अपने बिजनेस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना कैसे है। ठीक है, चलाना इस तरह है कि आपने सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में कौन कौन से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, और फिर उसको आपने सारा देखना है, उसकी सिक्योरिटी को देखना है, इसकी सिक्योरिटी कैसी है। ठीक है, ये चलता कैसे है। अब ज़ाहिर सी बात है गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो वो उसका आपने अगर सिलेक्ट करना है तो वो खुद ही आपको सारे काम जो है वो करके दे देगी, आपने सिर्फ उसको मैनेज ही करना है। तो इसलिए हमने जो है ना वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गूगल का यूज़ किया है। उसके बाद एक्सप्लेन रिस्क इन योर बिजनेस एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट रिस्क। अब हमने ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टीचर जो है वो ज़रूर आपसे पूछेगा कि इसका जवाब ये है कि जब आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हो तो आपको रिस्क जो है वो हमेशा होता है। वो रिस्क क्या है कि हार्डवेयर इनकम्पैटिबल, हार्डवेयर ही फेल हो जाता है आपका, सॉफ्टवेयर नहीं कभी कभार चलता, नेटवर्क के इश्यूज आते हैं, स्पीड का इशू आता है, माइग्रेशन जब आपने करनी है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शिफ्ट करना है वो वाले इश्यूज हैं। डाउन टाइम का मतलब है कि जब एक रिजल्ट आप अपलोड करते हो तो एक ही दफ़ा स्टूडेंट उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो स्लो हो जाता है। अब तो खैर वो उन्होंने इसको बड़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया है। नहीं तो पहले आपको पता है जब बोर्ड का रिजल्ट आता होता था 10 बजे, तो 10 बजे ही सारे खोलते थे तो वो वेबसाइट ही डाउन हो जाती थी। तो इस तरह यूनिवर्सिटी का भी होता था, मगर अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा उन्होंने कर दिया, तो अब इसका जो मसला है वो सॉल्व हो चुका है। डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब जो मैंने ऊपर भी आपको चीज़ें बताई हैं कि खुदा न खास्ता आग लग गई है या क्लाउड वाले ही भाग गए हैं, तो उसका आपको रिकवरी जो है वो हर सूरत आपने जितने भी रिस्क हो, पॉसिबल अटैक है ना, वो आपने उन सब का सोल्यूशन आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। अब पाकिस्तानियों की तरह ऐसे नहीं करना, ठीक है यार आग लगेगी तो देखा जाएगा, ठीक है यार अगर वो क्लाउड वाला बंद हो गया तो देखा जाएगा, नहीं, आपने पहले उसका सोल्यूशन रखना है कि अगर ये हो गया तो आपके पास सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इस रिस्क को भी आपने मैनेज करना है। तो ये जितने भी रिस्क हैं ये सारे मैंने बता दिए हैं। अब ये है कि जो उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है, मतलब क्या पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप नहीं लेते, आप वो महंगा पड़ता है, तो आप जो चीज़ आप मैनेज कर सकते हो वो खुद मैनेज कर लो, जो नहीं कर सकते, जो आपको महंगी पड़ रही है वो आप खरीद लो। तो इस तरह आप पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने से बेहतर है कि उसके कुछ कंपोनेंट्स खरीद लो। जिस तरह यूओजी ने जीमेल खरीदा हुआ है, आप उन्होंने वेबसाइट को होस्ट कराने के लिए सर्वर अपना नहीं बनाया, बाहर वाला खरीदा हुआ है, तो जो वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन्होंने पीटीसीएल का लिया हुआ है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बाहर वाला नहीं खरीदा, वो उन्होंने खुद बनाया है। सारी केबल्स खुद डाली होंगी, आगे मैनेज खुद किया होगा सारा, वो सारी चीज़ें यूओजी खुद कर रही है। अच्छा, तो उसके बाद है कि वेयर आर द एफिशिएंसीज विद इन टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जितनी भी एफिशिएंसीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूज़ हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी कहाँ कहाँ पे एफिशिएंसीज इंक्रीज हो सकती हैं। उसके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, बिजनेस ऑपरेशंस क्या हैं कि वो जितने भी यूओजी के काम है, एक इदारे के जितने भी बिजनेस के ऑपरेशन है, जिस तरह सैलरीज ट्रांसफ़र करना, ठीक है, उनका जो है ना वो स्टूडेंट्स को इंटरनेट प्रोवाइड करना, ये सारे बिजनेस ऑपरेशन है। ठीक है, अब लैब्स हो सकती हैं, ठीक है, लैब्स को रीन्यू करना, उनको हार्डवेयर प्रोवाइड करना, ये सारे बिजनेस ऑपरेशन है। तो उनके लिए भी आपने उनको स्मूथ रन करने के लिए आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो बिजनेस प्रोसेस क्या है कि जो ऑपरेशंस हैं उनको चलाने के लिए बिजनेस प्रोसेस आपको जो है वो स्मूथ करना पड़ता है। एफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड बाय डिटरमिनिंग हाउ मच टाइम एंड एफर्ट अ स्पेसिफिक प्रोसेस रिक्वायर्स टू बी कंप्लीटेड, कि अगर आपका एक ऑपरेशन मैनुअली 1 घंटा टाइम ले रहा था
और अगर आप और जब आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हो तो आपका जो वो ऑपरेशन है वो 10 मिनट में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से। समझ आई? ये मैं अभी पूछने लगा हूं आपसे। आगे है एम्प्लॉय आउटपुट। एम्प्लॉय आउटपुट का मतलब है कि आप एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी आपने मेजर करनी है कि हम उसको जो है वो टाइम के हिसाब से, पहले जो एम्प्लॉय था मैनुअल काम करता था तो वो पूरा दिन लगा देता था। जब हमने उसको एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सिस्टम दे दिया है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर दे दिया है, तो उसके थ्रू वो काम जो है वो आधे घंटे में कर लेता है। तो जाहिर सी बात है उसका आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बता दें कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फायदेमंद है, कि एफिशिएंसी किस तरह उसकी मेजर जो है वो की जा सकती है, बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू, बिजनेस प्रोसेस के थ्रू और एम्प्लॉय आउटपुट के थ्रू। इन 3 चीज़ों के थ्रू आप जो है ना उसकी एफिशिएंसी आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा, आगे उसने बताया है कि सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट चूज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ आईटी एक्सपर्ट्स, व्हाट हैपेंड इफ यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी टू ऑब्टेन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इस सवाल में उसने ये कहा है कि हमारे पास कोई आईटी एक्सपर्ट मौजूद ही नहीं है, ठीक है, जो हमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चूज करेगा। तो अगर आपको बोला जाए कि आप जो है वो चूज करके दो, तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखोगे? तो जाहिर सी बात है, अब ये इसका जवाब ये मैंने दिया है कि मैं दोनों परचेज करूंगा, ऑन साइट भी लूंगा, क्लाउड भी लूंगा। अगर ऑन साइट जो है वो फेल होता है तो क्लाउड चलता रहे, अगर क्लाउड फेल होता है तो ऑन साइट चलता रहे, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए मैं उनको ये सलाह दूंगा कि आप दोनों चीजें ले लो, ठीक है, मगर एक टाइम में यूज जो है वो क्लाउड ही करो। अब क्लाउड तो सस्ता पड़ रहा है, ऑन साइट को बेशक बंद करके रख दो, मगर आप बैकअप अपना पास रखो। अगर क्लाउड किसी वजह से बंद हो जाता है तो फौरन दस्ती आप ऑन साइट वाला चला लो। तो मैं तो ऑर्गेनाइजेशन को यह मशवरा दूंगा। Our organization will have IT experts. If they have not, they must consider our recommendation mentioned above in any scenario. We recommend having both on-site and cloud infrastructure due to its extensive infrastructure. On-site in case of cloud failure and cloud in case of on-site infrastructure failure. UOG must collect requirement first and then make a contract based on requirements. समझ आ गई इसकी? अच्छा, अब जिसने देखना है इसको मैं ना अपलोड करता हूं, तो ये आप सुकून से देख लेना सारा, मैंने सारा आपको जो है वो समझा दिया है। तो अब जो है ना वो सिर्फ ये कंपोनेंट्स हैं, इनको आपने सिर्फ जो है ना वो मुझे बताना है, शॉर्ट से इंट्रोडक्शन आप बताना है। शुरू करें जी, पहला बंदा जो है वो ये जो आयशा मिर्जा, ये बताए पहले कि ये जो 7 कंपोनेंट है इनका क्या मतलब है। जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट बताए। इंटरनेट प्लेटफॉर्म है ना, कि हमें जब हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास उसे चला रहे हैं, उसके लिए तो इंटरनेट की ज़रूरत होगी, इंटरनेट वाला प्लेटफॉर्म तो हमें चाहिए। और जो है कंप्यूटर हार्डवेयर, हम फिजिकल जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब सारे आपस में कनेक्ट होने चाहिए राउटर्स के ज़रिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकी भी ज़रूरत होती है, हार्डवेयर की। और जो ऑपरेटिंग हार्डवेयर है कि जो हार्डवेयर को ऑपरेट कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर जैसे कि, और उसके अलावा जो सर्वर होगा, राउटर, वो भी इसी में आएंगे। और साथ है इंटरप्राइज हार्डवेयर, ये सुपर कंप्यूटर जैसे। हो गया। इंटरप्राइज हार्डवेयर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग हार्डवेयर। और जो नेटवर्किंग होगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में नेटवर्किंग की भी ज़रूरत होती है ना, कि सारे आपस में जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हों। जैसे ऊपर डायग्राम में भी सारे उनका कनेक्शन बताया है नेटवर्किंग का। और जो नेक्स्ट है उसमें है कि जो जैसे कि वो बैठे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके आगे सारे बंदे हैं काम लगे हों, वो भी तो हमें, उनके पास भी तो इंफॉर्मेशन होती है इन सब की। मतलब कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी हो जाए तो वो उसी टाइम से ठीक करते हैं। और जो डाटा मैनेजमेंट है, स्टोरेज है, उसमें सारा डाटा हम स्टोर करके क्लाउड पे भी हमने रखा होता है, एक कॉपी डिपार्टमेंट को भी दी होती है। के अलावा अपना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खुद अलग अलग से सेव करके भी रखा होता है। ठीक है,
आगे हेलो जी सारे बता दिए आपने? जी। अच्छा ठीक है, माइक ज़रा अपना ऑफ करें। अब आगे जो शाजिया बेग है वो बताना स्टार्ट करें। जल्दी जल्दी सबसे हटाहट। पहले इंटरनेट प्लेटफॉर्म है कि जो भी हमने काम करना है उसके लिए इंटरनेट ज़रूरी है होना। अच्छा और कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसमें ये है कि हार्डवेयर ज़रूरी होते हैं। जैसे हार्डवेयर फिजिकली जो हार्डवेयर वो ज़रूरी है हमारे पास। ऑपरेटिंग हार्डवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए भी एक कोई चीज़ हमें हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी चीज़? वो छड़ी से तो नहीं चलाना ना उसको? हाँ ठीक है आगे। सरप्राइज हार्डवेयर इसमें यह है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग हार्डवेयर है इन दोनों का मिक्सचर होता है इसमें। और एक इनका सर्वर होता है जो कि इन सब को चलाता है। अच्छा और उसके बाद नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में ये है कि अगर कोई डिपार्टमेंट में या कुछ है तो उनको नेटवर्क जो प्रोवाइड करते हैं वो इस नेटवर्किंग के ज़रिए होता है, केबल्स के ज़रिए या फिर वायरलेस के ज़रिए। और कंसल्टिंग है सिस्टम, उसमें जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो कि सिस्टम को चला रहे होते हैं। और डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक बैकअप हमने रखा होता है। उस डाटा को हम स्टोर करते हैं। अगर हमारा डाटा फेल हो जाए या लॉस हो जाए तो जो है हमारे पास बैकअप। डेटा ने क्यों फेल होना है? वो तो बड़ा लाइक है, कुछ और चीज फेल होती है। नहीं, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं अगर वो डिलीट हो जाए तो जो बैकअप पे हमने एक कॉपी रखी होती है सेव, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और क्या चीज़ फेल होती है ये मुझे बता दो। सर्वर फेल होता है और क्या होता है? डेटा फेल नहीं होता, सर्वर फेल होता है। वो नालायक आदमी है। ठीक। अच्छा अगला बंदा वो खुद ही बता दो। फजीलत मिर्जा आ गए। इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, यानी हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है तो उसके लिए ना इंटरनेट चाहिए। उसके लिए इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म तो लेंगे। उसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमें हार्डवेयर तो चाहिए होगा। हमारे पीसी हो गए, राउटर वगैरह, ये सारे हार्डवेयर में आएंगे। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी हार्डवेयर को चलाने के लिए भी तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में ये राउटर आ जाएगा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। आगे एंटरप्राइज हार्डवेयर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेटवर्किंग है यानी हमें नेटवर्क बनाना होता है। जैसे हमारी लैब है ना, लैब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे कंप्यूटर और बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। एंटरप्राइज हार्डवेयर में जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, वो सुपर कंप्यूटर के थ्रू चलते हैं यानी एंटरप्राइज हार्डवेयर। और नेटवर्किंग में हमारी लैब की एग्जांपल है। कंसल्टेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उसमें आगे ना अपने बंदे रखे होते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए। उनके पास भी ना इंफॉर्मेशन होती है। डाटा मैनेजमेंट और स्टोरेज में हो गया कि हमने ना डाटा मैनेज करना है तो उसके लिए क्लाउड पर भी रखेंगे और ऑन साइट भी रखेंगे। कि कोई अगर एक सिस्टम क्रैश हो जाए, लाइब्रेरी वाला क्रैश हो जाए उसमें, या लाइब्रेरी में आग लग जाए तो हम अपना क्लाउड वाला यूज कर लें। ठीक है। अच्छा अगला बंदा जो है वो ये क्या है यार, नूर लिखा हुआ है, ये बताएं फटाफट। ये एक ही आवाज़ है सबकी, मुझे तो डिफरेंशिएट नहीं होता। एक जैसी आवाज़ है सबकी। अच्छा बताएं। हाँ सर जो हार्ड आगे तो करें।
अच्छा ज़ुबानी नहीं आप बता सकती? सर बताती हूँ, डायग्राम आगे करे हैं। इंटरनेट प्लेटफॉर्म यानी कि अपने जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको चलाने के लिए हमें इंटरनेट ज़रूर चाहिए होता है। तो हम इंटरनेट प्लेटफॉर्म तो वो मस्ट ही होगा। इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर में पीसी हो गए, रूटर हो गए, माउस हो गए, ये सारा हार्डवेयर है हमारा। और ऑपरेटिंग हार्डवेयर मतलब कि जो हार्डवेयर है ना, उसको ऑपरेट करने के लिए भी रूटर चाहिए, स्विच चाहिए, डेस्कटॉप पीसी सारा कुछ, ये हमारे ना ऑपरेटिंग हार्डवेयर है। और एंटरप्राइज हार्डवेयर वो है कि ये कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। यानी कि 30-40 अगर कंप्यूटर हो तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए एक बड़ा सुपर कंप्यूटर होता है, उसको एंटरप्राइज हार्डवेयर कंप्यूटर बोलते हैं, एंटरप्राइज हार्डवेयर बोलते हैं। और नेटवर्किंग के टेलीकम्युनिकेशन में होता है कि जो एक लैब है ना, उसको अगर नेटवर्क देना हो या जो भी करना हो, इसमें हम लैब की एग्जांपल लेते हैं। और कंसल्टेंट जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके नीचे ये 7-8 बंदे हैं, वो काम करते होते हैं, वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे होते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ना हम इसमें स्टूडेंट का, ट्रांसपोर्ट का, लाइब्रेरी का, टीचर्स का, सबका डेटा स्टोर करते हैं। और अगर हमारे पास क्लाउड है और क्लाउड अगर किसी वजह से क्लैश हो जाता है, उसमें क्लैशेस आ जाती है, तो हम ये सब की जो होती है ना कॉपीज, ट्रांसफर, लाइब्रेरी, स्टूडेंट सारी कॉपीज में स्टोर कर लेते हैं और फिर इधर से इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर क्लाउड हमारा ख़राब हो जाए तो कॉपीज इधर से ले लेते हैं। फिर मतलब कि डाटा मैनेज भी करते हैं और स्टोर भी कर देते हैं। अच्छा आगे जवेरिया। पहले हमारे पास इंटरनेट प्लेटफॉर्म आता है, उसमें हमारे पास किसी सिस्टम को चलाने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत होती है, तो ये इंटरनेट प्लेटफॉर्म में आ जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर होता है और माउस, कीबोर्ड वगैरह, तो ये हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग हार्डवेयर में हमारे पास जो हार्डवेयर होता है उसे चलाने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम ऑपरेटिंग हार्डवेयर बोलते हैं। एंटरप्राइज हार्डवेयर में हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग हार्डवेयर को मिलाते हैं और इन दोनों को चलाने के लिए एक सुपर कंप्यूटर होता है या फिर सर्वर, राउटर वगैरह होते हैं। तो ये हमारे पास एंटरप्राइज हार्डवेयर में आ जाता है। नेटवर्किंग में हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं, उनका आपस में लिंक करने के लिए उनका आपस में लिंक करवाएं तो हमारे पास नेटवर्किंग में आ जाता है वो। और कंसल्टेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेटर्स हमारे पास होते हैं। जो कंसल्टेंट होते हैं वो किसी सिस्टम को चलाते हैं और डाटा मैनेजमेंट एंड स्टोरेज में डाटा मैनेज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। ठीक है चले सही है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करके ना आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, उधर से आप देख लेना। ठीक है, ओके। चलो सही।